आज प्रश्नों की सीरीज में हम ट्राइब्स रिवोल्ट यानी जनजातीय विद्रोह और कुछ ऐसे राजाओं के या ऐसे नेतृत्वकर्ताओं के विद्रोह को लेकर आए हैं प्रश्नों के रूप में, जो ब्रिटिश सत्ता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई थीं या उनके राज्यों को हड़प लिया था किसी न किसी बहाने से या रूप में उसके ब्रिटिश के खिलाफ जो है एक रिवोल्ट जन्म लेता है। तो उसी आधार पे जो है हम प्रश्नों को लेके आए हैं और इन प्रश्नों को अपन हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, निम्न विद्रोह को क्रम में लगाना है। देखो, हम आपको इस बात का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि अगर किसी विद्रोह को जानना है तो कम से कम थोड़ा बहुत उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस विद्रोह के कारण क्या थे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। डेटें तो अपन फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति और कारण जो है ब्रेन में अगर एक बार अपन समझ लेते हैं तो वो बने रहती हैं। तो हमें उसी हिसाब से जो है ना थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तो हम प्रश्नों को हल करने में जो है ना हमें आसानी हो जाती है। तो निम्न विद्रोह को क्रम में लगाना था, जैसे किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह है, रमोसी विद्रोह है, पायक विद्रोह है और कूका विद्रोह है। मतलब हमको ये विद्रोह क्रम से लगाना था कि पहले कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो देखो, किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है ना ये 1824 से 29 के मध्य हुआ था। और 1824 से 29 के मध्य होने, किट्टूर मतलब क्षेत्र का नाम है और चेन्नम्मा जो है ना वो रानी है। किट्टूर धारवाड़ यानी कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़ जिले में पड़ता है एक क्षेत्र। तो वहाँ पे जो है ना एक व्यक्ति हुआ करते थे, वहाँ के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शिवलिंग देसाई। शिवलिंग देसाई की मृत्यु हो जाने पर जो है ना उनकी कोई संतान नहीं थी, तो शिवलिंग देसाई की मृत्यु हो जाने पर उनकी जो रानी थी चेन्नम्मा, उसने एक दत्तक पुत्र गोद लिया था और अंग्रेजों ने इस दत्तक पुत्र को वैधानिकता नहीं दी और उसके राज्य को हड़प लिया। तो रानी चेन्नम्मा ने अपने कुछ सहयोगियों यानी राज्य सहयोगियों के द्वारा जो है ना विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। तो उसे किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह या किट्टूर विद्रोह नाम दिया गया है। तो ये 1824 से 29 की बात है। दूसरा है रमोसी विद्रोह, ये 1822 से 29 की बात है, यानी 1824 से पहले ये विद्रोह हुआ था रमोसी विद्रोह। तो ये पूना के निकट विद्रोह हुआ था, महाराष्ट्र क्षेत्र में पूना के निकट विद्रोह हुआ था। तो इसका जो नेतृत्व करता था वो चित्तू सिंह और उमाजी नामक 2 व्यक्ति जो है ना इस रमोसी विद्रोह के नेतृत्व करता रहे हैं। तो इसका ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया कि कब है। इसके बाद फिर बात करते हैं पायक विद्रोह। पायक विद्रोह 1804 से 6 के मध्य हुआ था और ये उड़ीसा के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। और एक खुर्दा के जो राजा थे, वो खुर्दा के राजा ने जो है ना इस रमोसी पायक विद्रोह का जो है ना नेतृत्व किया था। तो ये 1804 से 6 के बीच की बात है। फिर इसके बाद आता है कूका विद्रोह, जो पंजाब में हुआ था और भगत जवाहर मल ने जो है ना इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह 1845 से 72 के बीच हुआ था, यानी 1845 में यह विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 विद्रोह हैं। 4 विद्रोह की जो डेट आपको जानकारी हुई है। कूका विद्रोह का मुख्य उद्देश्य, वैसे तो ये पंजाब के किसानों का विद्रोह था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का विद्रोह था। सिख धर्म में जो अनियमितताएं व्याप्त हो गई थी, उस आगे चल के इसका धार्मिक स्वरूप हो गया और उन अनियमितताओं यानी धार्मिक अनियमितताओं के विरुद्ध जो है ना ये विद्रोह हुआ था। यानी उसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं
कि सिख धर्म की जो धार्मिक परंपरा थी, सम्मानित धार्मिक परंपरा थी, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि ब्रिटिश सत्ता के द्वारा उनकी सम्मानित धार्मिक परंपरा को चोट पहुंचाई जा रही है। तो उसके अगेंस्ट जो है ना ये विद्रोह हुआ था और अकाल तख्त का आगे चल के विद्रोह भी इसी का एक बड़ा स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने देखा चारों विद्रोहों को, तो इसका जो है ना ऑप्शन है जैसे 2 4 1 3 ए में है, ये बी में है 4 2 3 1, सी में है 1 3 4 2 और डी में है 3 2 1 4। तो इसका आंसर जो है ना डी है। आपको ड्यूरेशन पता लग गया तो आप इसके आंसर का भी पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत अब पहुँच अपनी इन चीज़ों पर होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर थोड़ी बहुत पहुँच होती है तो अपन क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित करें, मतलब कुछ तालिका दी है उसको अपन को सुमेलित करना है। जैसे चित्तू सिंह, चेन्नम्मा, धर राव पवार और मधुकर साय है। और यहाँ पे 1 2 3 4 में है, 1 में चित्तू सिंह है, आप देख रहे होगे, 2 में चेन्नम्मा है, 3 में जो है ना धर राव पवार है और फिर चौथे में मधुकर साय है। और दूसरी जो सारणी दी गई उसमें है कित्तूर विद्रोह, सतारा विद्रोह, बुंदेला विद्रोह और रमोसी विद्रोह। तो देखो एक चीज़ तो अपन को समझ में आ गई थी कि रानी चेन्नम्मा कित्तूर विद्रोह से जुड़ी हुई हैं, तो ये तो एक सीरीज अपनी लग गई थी। दूसरा मधुकर साय, मधुकर साय ओरछा के राजा हुआ करते थे और ओरछा के राजा हुआ करते थे तो ये ब्रिटिश सत्ता के नहीं बल्कि ये मुगलिया सल्तनत के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे। तो ये जो है ना बुंदेलाओं का विद्रोह कहा जाता है। मधुकर साय बुंदेला थे, ओरछा के राजा थे। तो ये जो है ना मतलब ये आपका मधुकर साय जुड़ गया है, चेन्नम्मा जुड़ गया है। चित्तू सिंह का जो है ना अभी अपन पढ़ चुके हैं, रमोसी विद्रोह से संबंधित ये व्यक्ति था। और इसके बाद धर राव पवार यानी सतारा विद्रोह से जुड़े हुए थे। और सतारा जो है ना महाराष्ट्र में पड़ता है, मराठवाड़े का केंद्र हुआ करता था। पूना और सतारा जो है ना मराठवाड़े के केंद्र हुआ करते थे। कोल्हापुर भी मराठवाड़े का केंद्र हुआ करता था। यानी मराठाओं की जो शक्ति थी वो 3 स्थानों पर केंद्रीकृत रूप से दिखती है। हमें पूना में भी दिखती है, सतारा में भी दिखती है और कोल्हापुर में भी दिखती है। जैसे पूना और सतारा में इनकी पीठ रही थी, यानी मुख्यालय रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है ना इसका ए मतलब डी बी ए सी, बी में आप देखते हैं डी ए वी सी, सी में देखते हैं ए वी डी सी और डी में देखते हैं बी सी ए डी। तो यहाँ पर जो है ना आंसर अपना होगा, इस हिसाब से अगर अपन ने मैच कराया तो इसका आंसर वी होगा। वी यानी डी वी ए सी, डी ए वी सी, ये वी आंसर है बॉम्बे, वो जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये उन प्रश्नों से हमें एक प्रश्न नहीं मिलता बल्कि 4 प्रश्न मिलते हैं। इसलिए इन्हें 2-2 3-3 4-4 प्रश्नों के रूप में फॉर्मेट किया गया है कि अधिकतम प्रश्नों पर अपन कमांड पा सकें और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो अपन उनको हैंडल कर सकें। इसलिए जो है ना 3-3 4-4 प्रश्नों को एक प्रश्न बनाने की कोशिश की और अधिकतर मैचिंग क्वेश्चनों को डालने की कोशिश की है कि मैचिंग क्वेश्चनों को डालेंगे तो अपन को जो है ना पकड़ बनी रहेगी कि ये इससे संबंधित था। और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी देते रहते हैं और थोड़ा बहुत आपको किताबों से भी पढ़ना चाहिए, नोट्सबुक से भी पढ़ना चाहिए, जिससे आपको जो है ना थोड़ा सा याद रहे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। फराजी आंदोलन, इसके बाद बहावी आंदोलन, फिर पागलपंथी आंदोलन और कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के बारे में अपन काफ़ी कुछ जानते हैं। फराजी आंदोलन जो है ये पूर्वी बंगाल क्षेत्र में हुआ था। पूर्वी बंगाल से मतलब है कि फरीदपुर में ये आंदोलन हुआ था, यानी जो पूर्वी बंगाल बोलते बांग्लादेश को, वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में है। तो 1804 से 60 के बीच में जो है ना ये पूर्वी बंगाल में फरीदपुर में ये आंदोलन हुआ था। और शरीयत उल्लाह और दादू मियाँ जो थे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे और ब्रिटिश के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। और जिस कम्युनिटी यानी इस्लामी कम्युनिटी ने ये
आंदोलन किया था और इसका मानना ये था, ये मतलब एक कट्टर इस्लामी परंपरा के लोग थे जो ये मानते थे कि ब्रिटिश परंपरा जो है ना, यानी ब्रिटिश सत्ता इस्लाम धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है, नष्ट करना चाहती है। इसलिए जो है ना ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है ना इन्होंने विद्रोह किया था और इस्लाम को बचाना चाहते थे, यानी इस्लाम को ये वास्तविक या कट्टर स्वरूप की ओर ले जाना चाहते थे। इसलिए फराजी आंदोलन हुआ था। दूसरा था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन में हम देखते हैं कि ये 1820 से 70 के आसपास हुआ था और ये दक्कन क्षेत्र में हुआ था। मतलब दक्कन का नॉर्दर्न जो पार्ट है, दक्कन का ट्रैप आप देख रहे हैं, दक्कन ट्रैप को, दक्कन ट्रैप का जो नॉर्दर्न का पार्ट है वहाँ पर जो है ना बहावी आंदोलन हुआ था और सैयद अहमद जो है ना इसके नेतृत्व करता थे। और ये भी इस्लाम का जो पतन हो रहा था, तो इस्लाम के पतन को रोकना और इस्लाम की अपनी पूर्व स्थिति को लाना, यानी उसे प्रोत्साहित करना कि इस्लाम वास्तविक पूर्व स्थिति में पहुंचे, तो उसके लिए जो है ना ब्रिटिश के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और ये इस विद्रोह का प्रभाव जो है ना जन सामान्य पर भी काफ़ी पड़ा था बहावी आंदोलन का। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह है। पागलपंथी विद्रोह जो है ना पूर्वी बंगाल का शेरपुर नामक एक क्षेत्र है। पूर्वी बंगाल की जहाँ बात आती है तो बांग्लादेश में अपन चले जाते हैं। शेरपुर नामक क्षेत्र है, वहाँ पर जो है ना ये विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बल्कि जमींदारों के खिलाफ हुआ था। वहाँ के जमींदार जो शोषक वर्ग था, जमींदार किसानों का शोषण कर रहा था, तो उसी किसानों के शोषण के कारण जो है ना वहाँ के जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ना ये करम शाह और टीपू, उसका बेटा टीपू था, करम शाह और टीपू ने जो है ना क्रमिक रूप से इसका नेतृत्व किया था पागलपंथी विद्रोह का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा विद्रोह जो है ना, ये जो वहाँ पर जो कृषक वर्ग, जो शोषित वर्ग था, उस शोषित वर्ग को फ्रंट में लाना चाहता था ये। तो अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया, 1845 के आसपास हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक पंजाब के किसानों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और भगत जवाहर मल जो है ना वो इसके जो प्रवर्तक थे, यानी संस्थापक थे या नेतृत्वकर्ता थे, और सिख धर्म सुधार के लिए जो है ना ये विद्रोह हुआ था। तो इसको जो है ना अपन मिला सकते हैं। अब अपने पास ए में जैसे दिया है कि ABCD, और बी में इसमें दिया है BDAC, आप देख रहे हैं, और सी में दिया है ACBD, और डी में दिया है DACB। तो इसका आंसर जो है ना बॉम्बे वाला बी है, यानी बी आंसर है। आप जिस हिसाब से मैंने आपको ड्यूरेशन दिया है या कौन कैसे, मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो ये आपको ड्यूरेशन मिल गया है। तो इस हिसाब से जो है ना आपको हैंडल कर सकते हैं। अपन को ये ध्यान देना है कि इन प्रश्नों को अपन को ब्रेन में बसा के रखना है कि 4 में से अगर कोई एक सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी आता है तभी हमें पता रहे। और मैंने आपको बार बार आपको बोल रहा हूँ कि क्षेत्र से जरूर जोड़िए। अगर आप क्षेत्र से जोड़ते हैं इन विद्रोहों को कि ये विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, तो क्वेश्चन को हैंडल करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहावी आंदोलन है। बहावी आंदोलन से कौन से क्षेत्र प्रभावित थे? मतलब जो बहावी आंदोलन हुआ था, इस बहावी आंदोलन से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे? तो मैंने आपको बताया कि दक्कन ट्रैप में, यानी दक्कन के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन दक्कन के क्षेत्र में होने के बावजूद भी इस आंदोलन से बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हुए थे। तो इनमें हम देखते हैं कि जैसे ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके जो दिया गया है, एक में दिया बिहार, बंगाल, असम, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, राजस्थान और दक्कन। तो मैंने आपको बताया इसका मुख्य फोकस जो है ना दक्कन में था। इस्लामी परंपरा का विद्रोह था, इस्लाम को पुनर्स्थापित करना चाहता था। तो अधिकतर उन क्षेत्रों में ये प्रभावित होगा जहाँ पे इस्लाम का वर्चस्व होगा या जहाँ पे इस्लामी कम्युनिटी ज़्यादा होगी, ऐसे क्षेत्रों को यह विद्रोह जो है ना ये प्रभावित करेगा। और वहाँ पे एक लहर सी चल जाएगी इस्लाम को पुनर्स्थापित करने की, इस्लाम को फिर से मतलब ऊंची परंपराओं पर ले जाने के लिए। तो इस प्रकार के कट्टरपंथियों के द्वारा जो है ना, तो अब अपन इसमें ये देख सकते हैं, अगर भौगोलिक स्थिति पे अपनी पकड़ है तो अपन ये देख सकते हैं कि कहाँ पे इस्लाम जो है ना वो, वहाँ पे इस्लाम का डेंस कम कहाँ पे, मतलब बहुत कम इस्लामी परंपरा कहाँ पे है। तो आपने देखा होगा कि बिहार में इस्लामी परंपरा पर्याप्त है, बंगाल में भी इस्लामी परंपरा पर्याप्त है, मतलब इस्लाम कम्युनिटी पर्याप्त है,
असम में इस्लामी परंपरा कम है। हालांकि अभी असम में इस्लामी परंपरा काफ़ी कुछ बढ़ गई है क्योंकि पलायनवादी इस्लामी परंपरा वहाँ पे पहुँची है, लेकिन पहले के जो समय था वहाँ पे असम में इस्लामी परंपरा कम थी। तो असम बाहर हो जाएगा इसके प्रभाव से। पंजाब में इस्लामी परंपरा पर्याप्त है क्योंकि वहीं से इस्लाम आया था हिंदुस्तान में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी अफगानिस्तान में पड़ता है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, वहाँ से ये भी वही रूट है तो यहाँ पे भी पर्याप्त होगी। राजस्थान में इस्लामी परंपरा बहुत कम रही है। आज भी राजस्थान में मुसलमानों इस कम्युनिटी का प्रभाव विरल है, मतलब कम है, तो राजस्थान को अपन बाहर कर देंगे। दक्कन में इस्लामी परंपरा रही है क्योंकि सल्तनत काल से लेके मुगलों के समय तक और आगे तक जो है ना दक्षिण भारत में मुगलिया सल्तनत का अच्छा प्रभाव रहा है और बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, बरार जैसे कई राज्यों का उदय हुआ है यहाँ पर, और इन राज्यों का नेतृत्व करता जो है ना वो इस्लाम जगत से ही रहे हैं अधिकतर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दो चीज़ें निकालना है, यानी हमें असम निकालना और राजस्थान को बाहर निकालना है। इनमें इसका प्रभाव नहीं था। तो यहाँ अगर इन दो आंसरों को निकाल देते हैं तो फिर आप आंसर की सीरीज देखेंगे तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि 3 और 6 जिसमें नहीं है बाकी सभी हैं वो आंसर सही होगा। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 आ गया तो यानी बाहर हो गया। 1 2 5 6 देखो यहाँ पे 6 आ गया तो ये बाहर हो गया। सी में है 1 2 4 5 और 7, देखो ना इसमें 3 आया है ना 6 आया है, तो ये आंसर सी आपका सही हो जाएगा। डी में है 1 3 तो देखो 3 आ गया और आगे चल के 4 6 7 भी है तो 6 भी आ गया तो ये बाहर हो जाएगा। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति छोटा नागपुर की पठार में रहती थी। देखो कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कहीं भी रह सकती है, कहीं भी आवर्जन कर सकती है, और खास तौर से शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं वो चलवासी होते हैं। मतलब ट्राइब्स का मतलब ये होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पे चलते रहें। तो उनके पास जो मेन बेसिक आधार है वो बेसिक आधार को समझना पड़ेगा कि ट्राइब्स को बेसिक आधार के रूप में हमें जंगल चाहिए। जंगल जहाँ पे होंगे, घने जंगल जहाँ पे होंगे, वहाँ पे कोई भी ट्राइब्स की कम्युनिटी जो है ना वहाँ पे अपना निवास कर सकती है। उस एटमॉस्फेयर में जो है ना वो एडजस्ट हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह से प्रकृति के लोग या प्राकृतिक लोगों का वास और उनका एडजस्टमेंट जल्दी हो जाता है। देखो भौतिकतावादी लोगों का वास प्रकृति में होने में काफ़ी समय लगता है। आप अगर मतलब बहुत बड़े शहर में रहते हैं, आप एलिट क्लास का लाइफ जीते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं और इसके बाद आप भौतिकतावादी जीवन जीते हैं, और इस भौतिकतावादी जीवन को छोड़ के आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में यानी आप रूरल एरियाज में जाते हैं या प्रोटो अर्बन एरियाज में जाते हैं या जंगलों में आप जाते हैं और फिर निवास करते हैं, तो आपको जंगलों में वो सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त होंगी जो सुविधाएं आपको मेट्रोपॉलिटन शहरों में मिल रही थी। इसलिए आप काफ़ी समय तक, मतलब बहुत लंबी अवधि तक जो है ना आप एबनॉर्मल महसूस करेंगे। आपकी भाषा, आपका रहन सहन, ये सब जो है ना वहाँ पे जंगलों में नहीं चल पाएगा। लेकिन ट्राइब्स जो होते हैं वो एडजस्ट जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति में प्राकृत आदमी एडजस्ट करने की क्षमता ज़्यादा रखता है। तो यहाँ पर देखो छोटा नागपुर के पठार में जो रहती थी उस समय जनजातियाँ, तो उसके बारे में दिया, जैसे 1 में दिया है हो, 2 में दिया है गारो, 3 में दिया है कोल, 4 में दिया है मुंडा, 5 में दिया है ओंगे, 6 में दिया है उरांव। तो ये जो 6 जनजातियाँ दी हैं, तो इन जनजातियों में से सबसे पहले अपन उसको निकालेंगे जिसके बारे में अपन को अच्छी तरह से पता है। तो आपने देखा होगा कि गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 जनजातियां जो है ना वो असम के क्षेत्र में या मेघालय के क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, तो ये तीनों पहाड़ियों पर ये जनजाति रहती। तो ये असम से टच हो गई हैं, मतलब असम और मेघालय वाली बेल्ट से टच हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि जो छोटा नागपुर के पठार में क्या ये जनजाति रहेगी, तो छोटा नागपुर के पठार में पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है। मैदानी क्षेत्र की जनजाति पहाड़ों पर जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है, भौगोलिक स्थिति को एडजस्ट नहीं कर पाती है। इसलिए जो है ना ये आपका जो है ना एक चीज़ तो अपन की समझ में आ गई है कि गारो जनजाति मेघालय की है, और गारो जनजाति मेघालय की होने के कारण यानी जिसमें 2 होगा वो आंसर हमारा बाहर हो जाएगा। तो 1 से पकड़ने की हम कोशिश करते हैं। तो पहले में है 1 3 4 5, यानी ये आंसर हो सकता हमारा। बी में है 2 2, मतलब ये नहीं हो सकता, बी बाहर हो गया। सी में 1 3 4 6, यानी ये भी हो सकता हमारा आंसर।
डी में है 2, 3, 4, 6, यानी ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 इसमें साथ में है। तो यानी हमारा आंसर बी और सी में से एक हो सकता है। अब हमें एक विकल्प और ऐसा ढूंढना है जो विकल्प हमारे आंसर को शार्प कर दे। अपन जानते हो जनजाति जो है ना वो छोटा नागपुर के पठार में रहती है, झारखंड की जनजाति है। गारो नहीं है। कोल जनजाति जो है ना वहाँ पर रहती है। इसके बाद मुंडा जनजाति रहती है झारखंड में, और ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। आप जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति ओंगे है। ये जनजाति का जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ एक सामंजस्य बैठता है, और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सामंजस्य बैठने के कारण जो है ना मंगोलाइट प्रजाति की जनजाति होती है, और ये जो है ना अंडमान निकोबार में निवास करती है। तो ये बाहर हो जाएगा, तो यानी 5वां बाहर हो जाएगा। तो देखो बी में क्या था, 2, 3, 2, अच्छा ए में क्या था, 1, 3, 4, 5, तो 5 इसमें थी, यानी ये बाहर करना हमें। तो इसका आंसर जो है ना सी हो जाएगा, यानी 1, 3, 4, 6, यानी ये जनजातियां 1, 3, 4, 6, यानी कि हो, कोल, मुंडा, उरांव, ये जनजाति जो है ना छोटा नागपुर के पठार में रहने वाली जनजातियां हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से मिलान कीजिए, मतलब हमें मिलान करना है। एक बार फिर से हमारी सारणी आ गई है। 1 में दिया है च्वार, 2 में दिया है भील, 3 में दिया है कोली, और 4 में दिया है खासी। देखो अभी मैंने आपको बताया था गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों जनजातियां मेघालय में रहने वाली जनजातियां। तो सबसे पहले अपन को उसको तलाशना था जो जनजाति अपन को पता है, आती है। तो खासी सीधे मेघालय लग गया, यानी चौथे का सी सही है। तो अगर हम चौथे का सी सही है तो देखो यहाँ पे आप आंसर की सीरीज में देखेंगे कि 2 आंसर तो आपके बाहर हो गए, यानी सी और डी बाहर हो गया है। क्यों? क्योंकि एक बात अपन को कंफर्म थी कि खासी जो है ना वो मेघालय की जनजाति है, तो सी और डी आंसर बाहर हो गया है। अब इसके बाद ए और बी में से एक सही है, क्योंकि चौथे में सी 2 जगह है। अब यहाँ पे एक में से तलाशना है, आपके पास विकल्प है। अगर आपको बाकी नहीं आते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को अपनाइए, अपर प्रोबेबिलिटी, अपर या लोअर को, तो आप किसी एक को लेके चलें और ऐसे मार दें तो रिस्क लें, तो आप 50% की मार्किंग ले जाएंगे। और अगर आपको एक आध इसमें से और आती है तो हम देखते हैं कि भील जनजाति जो है ना, भील जनजाति ये खानदेश की रहने वाली है। कोली जनजाति सह्याद्री की पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति है, और च्वार जनजाति जो है ना पश्चिम बंगाल की है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, च्वार जनजाति जो है ना पश्चिम बंगाल में रहने वाली है, भील जनजाति जो है ना खानदेश में है, कोली जनजाति सह्याद्री की पहाड़ियों में, और खासी जनजाति मेघालय में। इसका आंसर जो है ना, इसका मतलब बी सही हो जाएगा, यानी बॉम्बे वाला बी ये सही हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किस प्रकार से जो है ना हमने हाफ प्रोबेबिलिटी निकाल के जो है ना इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न का मिलान करें। मतलब एक बार फिर से हमारे पास सारणी है और इसका मिलान करना है। सेहपो, मतलब पहले पे है सेहपो, दूसरे पे है कोया, तीसरे पे है खोंड, और चौथे पे है संथाल। ये 4 जनजातियां हैं। इनके क्षेत्र दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और असम। हमको मिलान करना है कि कौन सी जनजाति जो है ना कहाँ पे रहती है या कहाँ निवास करती है। तो देखो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। संथाल परगना का नाम सुनाऊंगा। संथाल परगना जो है ना ये बंगाल बिहार को टच करता है, बंगाल बिहार वाली बेल्ट में आता है। तो संथाल जनजाति जो है ना बिहार की जनजाति। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि केवल मतलब इसी से नॉलेज नहीं होती है कि हम इतिहास पढ़ें तो इतिहास से ही नॉलेज हो। कभी कभी हमें साहित्यिक किताबों से या कुछ आर्टिकल निकलते हैं उनसे, या कुछ ऐसी हमें सूचनाएं या न्यूज़ मिलती है, तो न्यूज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो न्यूज़ को ध्यान में हमें हर नज़रिए से रखना। घटना घटी है केवल इससे हमें ध्यान नहीं रखना, बल्कि घटना घटी है किस कम्युनिटी के साथ घटी है, कौन कम्युनिटी इन्वॉल्व थी, किसका नुकसान हुआ है, और जिसका नुकसान हुआ तो इससे अपन को ये पता लग जाता है कि ये कम्युनिटी यहाँ पे निवास करने वाली है। तो संथाल जो है ना वो बिहार की है, यानी चौथे का सी सही है। तो चौथे का सी सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ना, आप आंसर की सीरीज में अगर आप देखते हैं तो आंसर की सीरीज में ए और बी में आप देखते हैं कि चौथे में डी ओ बी दिया है। तो इसका मतलब इसका सी सही था, आपको एक मिल गया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सी और डी में से एक होना चाहिए। ए और बी जो है ना हमारे आंसर की श्रेणी से बाहर हो गया है एक के जानने पे, तो या तो सी सही होगा इसका या डी सही होगा। इसके बाद हम जो है ना खोंड जनजाति को देखते हैं। तो खोंड जनजाति जो है ना वो उड़ीसा की जनजाति है।
और कोया जनजाति जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है, और सेहपो जनजाति असम में है। तो हम दूसरी चीज़ सेहपो को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है ना नागा जनजाति, सेहपो जनजाति, इनके बार बार जो है ना यहाँ पर न्यूज में या करंट के समाचारों में ये चर्चित रहती है असम की जनजाति। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेहपो असम की जनजाति है। तो इस प्रकार से आंसर को अगर हैंडल करते हैं तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर सही है। डी ए बी सी इसका सही क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम जो है ना इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है ना वो तालिका, फिर से है तालिका मिलाना हमें। बुद्धो भगत या बुद्धा भगत एक ही बात है। पहले पे दिया है बुद्धा भगत, दूसरे पे दिया है अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरे पे दिया है चक्रा विसाई, और चौथे पे दिया है संबोधन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ABCD की जो सीरीज दी है, तो ए में जो दिया है आपका मतलब ये उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, बी में दिया है छोटा नागपुर के क्षेत्र से संबंधित है, सी में दिया है असम, और डी में दिया है रंपा क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे हमें मिलाना था कि एक्चुअल में ये आंसर इसका क्या बनना चाहिए, कौन कहाँ से है। तो देखो बुद्धो भगत का नेतृत्व करने वाला जो है ना वो कोल विद्रोह का नेतृत्व करता था बुद्धो भगत, यानी कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था 1831-32 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। तो जिसका नेतृत्व जो है ना बुद्धो भगत ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ये व्यक्ति बहुत आता है एग्जाम में, इसके हर बार अधिकतर क्वेश्चन इसके आते रहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के। तो ये जो है ना कोया विद्रोह से, यानी रंपा विद्रोह भी कहते हैं, कोई रंपा क्षेत्र में था रंपा विद्रोह, कोया विद्रोह से संबंधित है। 1922-24 के आसपास ये विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो सीताराम राजू जो है ना इससे मिल गए। इसके बाद जो है ना चक्रा विसाई ये जो नेतृत्व करता था, ये खोंड विद्रोह का नेतृत्व करता था, और खोंड विद्रोह के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि ये उड़ीसा क्षेत्र में था, और 1846-48 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। तो ये चक्रा विसाई जो है खोंड विद्रोह से संबंधित है। अगला जो है संबोधन है। संबोधन का मतलब ये नेतृत्व करता था काचा नागा विद्रोह। वो अपन समझते हैं कि नागा विद्रोह यानी काचा नागा विद्रोह या नागा विद्रोह जो है ना असम क्षेत्र में हुआ था 1882 के आसपास। और असम क्षेत्र में ये विद्रोह तब हुआ था नागाओं का ब्रिटिश के खिलाफ, जब म्यांमार के लिए यानी बर्मा के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, तो इनसे बेगारी करवाई जा रही थी, और इनसे बेगारी करवाने के चक्कर में जो है ना ये विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व जो है ना संबोधन ने किया था। एक और नागा विद्रोह होता है जैदोनांग विद्रोह आगे चल के, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। और रानी जो है वो वहाँ की मतलब जो वहाँ पर नेतृत्व करता था, उसकी आगे चल के बहन ने जो है ना वो वहाँ का नेतृत्व किया था, उसकी छोटी बहन ने। उसकी मृत्यु के बाद छोटी बहन ने नेतृत्व किया था नागा विद्रोह का, जैदोनांग विद्रोह जैसे कहा गया है तो असम में। वो आगे क्वेश्चन में अपन से हैंडल करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ना वो भील विद्रोह। अपन को ये देखना है कि भील विद्रोह से संबंधित कौन सा व्यक्ति है, चैचू विद्रोह से संबंधित कौन सा व्यक्ति है। यानी एक में दिया है भील विद्रोह, दूसरे में दिया है चैचू विद्रोह, तीसरे में दिया मुंडा विद्रोह, और चौथे में दिया है थाडो कुकी विद्रोह। अब देखो यहाँ पर हमें जो मिलान करना था वो ABCD में आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा, जत्रा भगत, जैदोनांग और रानी गेंडेलू, और इसके बाद हनुमंथु। अब देखो या तो आपको थोड़ी सी भौगोलिक क्षेत्र से नामों की पकड़ होना चाहिए, तो आप काफ़ी कुछ जो है ना कर सकते हैं। वैसे कभी गौर करना आप अपने जीवन काल में, तो एक अच्छे आप कंपटीटर बन सकते हैं, और वैसे भी एक अच्छे कंपटीटर बनना चाहिए आपको। आपने देखा होगा कि राउस, हनुमंथो ये नाम जो होते हैं ना ये आंध्र प्रदेश के नाम होते हैं। पट्टी पट्टी, अट्टी पट्टी, कट्टी कुट्टी, कुट्टा, सुब्बा लक्ष्मी ये केरल के क्षेत्र के नाम होते हैं। और गेंडा स्वामी, गुंडा स्वामी ये जो है ना ये जितने स्वामी और ऐसे नाम होते हैं ये जो है ना ये तमिलनाडु के नाम होते हैं। ये क्षेत्र करतार सिंह, अवतार सिंह, भरतार सिंह, जयसपाल सिंह ये जो नाम पंजाब क्षेत्र के होते हैं। रविंदर, देवेंद्र, कुरेंद्र, सरितेंद्र ये जो नाम होते हैं हरियाणा बेल्ट के नाम होते हैं। राम प्रसाद और धनी राम इस टाइप के जो नाम होते हैं वो मैदानी क्षेत्र के गंगा के मैदान में आने वाले राज्यों में इस प्रकार के नाम होते हैं। और बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी ये तो आप समझते ही हो, ये जो है ना बंगाल बेल्ट में नाम होते हैं इस प्रकार के।
तो थोड़ा बहुत अपन को ये जानकारी होना चाहिए, जिससे अपन जो है ना कभी कभी ऐसे नाम आ जाते हैं जिनके नामों से अपन आंसर पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हनुमंथु जैसे ही आया तो अपन को तुरंत याद आ गया यार ये जो नाम है ये आंध्र प्रदेश के नाम है, तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश से अपने आप जुड़ जाता है। चलो अब बात करते हैं भील विद्रोह। देखो भील विद्रोह जत्रा भगत इसका नेतृत्व करता था। ये भील विद्रोह जो है ना 1914-15 में जो है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर, देखो भील जनजाति जो है ना राजस्थान में बड़ी मात्रा में रहती है। तो भील जनजाति यानी कहाँ पे होगा, ये राजस्थान का विद्रोह था और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में ये 1914-15 में विद्रोह हुआ था और जत्रा भगत जो है ना इसके नेतृत्व करता थे। दूसरा चेंचू विद्रोह। चेंचू विद्रोह जो है ना ये नल्ला माला पहाड़ी, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में नल्ला माला पहाड़ी में ये विद्रोह हुआ था। 1921-22 के आसपास ये विद्रोह हुआ था और हनुमंथु जो है ना इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। किसके? चेंचू विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और इसके बाद जो है ना मुंडा विद्रोह जो है ना ये बिरसा मुंडा ने मतलब बिरसा ने जो है ना बिरसा जो एक वहाँ पे जो है ना एक भगवान के रूप में उभर के कोई व्यक्ति आया था। तो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में 1899-1900 मुंडा विद्रोह बहुत पूछा जाता है, इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करता था और ये मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में जो है ना मुंडा जनजाति को जो है ना संगठित करके बिरसा ने और इस अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत मजबूत और तगड़ा विद्रोह किया था। और उसका मानना था कि जो उनके बिरसा भगवान है उन्होंने उसको जो है ना वो क्या बोलते बिरसा भगवान ने उन्हें सपना दिया, उस व्यक्ति को सपना दिया है। तो उस व्यक्ति को सपना दिया और ये बताया है कि तुम जो है ना सबको संगठित करके और अंग्रेजों के खिलाफ इस जो तुम्हारी जब्ती परंपरा है इसके अगेंस्ट में तुम विद्रोह कर। और उसने जो बताया लोगों को कि मुझे सपना दिया है और मेरे पे भगवान ने कवच डाल दिया है, अब गोलियां भी मेरे को नहीं लगेंगी। इस प्रकार से जो है ना एक अफवाह टाइप की फैलाई थी कि हम लोगों पे अब उनकी गोलियों का कोई वो मतलब प्रभाव नहीं होगा, असर नहीं होगा, तलवारों का असर नहीं होगा हम पे, उनकी कृपा है। इस प्रकार से जो है ना एक धार्मिक स्वरूप दे के एक कॉन्फिडेंट को बढ़ाया गया था इस विद्रोह में बिरसा मुंडा के द्वारा। तो ये जो है ना आपका जो है मुंडा विद्रोह था। थाडू कुकी विद्रोह जो है ना ये 1917 से 19 के बीच मणिपुर में हुआ था और जैदोनांग थे उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैदोनांग विद्रोह भी कहा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। और जब अंग्रेजों ने जैदोनांग को मतलब इस व्यक्ति को जो है ना फांसी दे दी तो उसकी बहन थी गैंडिल्लू, तो गैंडिल्लू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में गैंडिल्लू को जो है ना अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया था। तो ये महिला जो है ना लंबे समय तक 20-22 साल तक जो है ना जेल में रही और आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है ना ऐसे जेल से रिहा किया गया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना इसे सम्मानित किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे रानी से संबोधित किया और रानी गैंडिल्लू तब से जो है ना इसका नाम पड़ गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके वक्तव्य में कहा था कि मतलब आगे आने वाली पीढ़ी हमारी जो है ना आपको बहुत ही सम्मान से, बहुत ही इज्जत के साथ जो है ना देखेगी और आपके कर्मों से और आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेगी। काफ़ी कुछ नेहरू ने इनके बारे में कहा था, उन्हें स्वतंत्र कर दिया था और रानी का इन्हें टाइटल दिया था एक तरह से। तो ये जो है ना विद्रोह असम क्षेत्र वो असम वाली बेल्ट यानी नॉर्थ ईस्ट का विद्रोह था, जैसे थाडोकू की विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर में हुआ था। तो इसके हिसाब से जो है आंसर अगर आप मैनेज करते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी बॉम्बे। इसका मतलब है BDAC इसका सीरीज मिलेगा। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन मैंने हैंडल किए थे। तो ये 9 क्वेश्चन आपको देखना है। इनमें से जो है ना कोशिश मैंने की है कि अधिकतम क्वेश्चनों को, अधिकतम क्षेत्रों को, अधिकतम चीज़ों को मैं समाहित कर सकूँ। अगली सीरीज में मैं फिर इसके बाद कोई नए टाइटल के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ जो है ना क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूँगा।